आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में आप पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर रिपोर्ट्स के अलावा कई अहम खबरें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जियो के चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर नहीं थम रहे एहतजाज। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली पर मचा हाहाकार। और मौजूदा हालात में थैलेसीमिया के मरीज परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों, खासकर जियो और जंग के सरबराह मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को लेकर सहाफ़ी बिरादरी में भड़के गम और गुस्से के गुबार की। गिरफ्तारी का तकरीबन 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। ऐसे में सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी में तशवीश मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तानी सहाफ़ी और सियासतदान तक मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान में फौज की जानिब से जमहूरियत का माहौल उड़ाने, चुनावी धांधलियों के जरिए इख्तिदार पर अपनी कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करने का दस्तूर हो, उस पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया की आज़ादी का तसव्वुर करना बेमानी है। पाकिस्तान में तब्दीली, जमहूरी कदरों और अदलो इंसाफ के एहतराम की दुहाई देने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में भी मीडिया की आज़ादी पर शुरू से ही मुसलसल हमले हो रहे हैं। इसकी एक हालिया मिसाल है पाकिस्तान के निजी न्यूज चैनल और अखबार जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को तकरीबन 1.5 महीने से नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जेल में रखा जाना। तशवीशनाक पहलू ये है कि जिस 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, उस पर अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। यही वजह रही कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई बताते हुए सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज किया गया। तो भी इस मुल्क के अंदर हक सच की बात करता है, उन्हें जेलों में डाल देता है। जंग बाकी रहेगा, जियो बाकी रहेगा, न्यूज बाकी रहेगा, तुम बाकी नहीं रहोगे। शकीलुर रहमान झुके नहीं, बिके नहीं, कलम उनकी रुकी नहीं। गरीब शहर कब तलक सितम की जद में रहे, अमीर शहर से कहो कि अपनी हद में रहे। मीर शकीलुर रहमान को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। शकीलुर रहमान वो शख्सियत है जो कभी बिकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। जब भी हमारी जरूरत पेश आएगी, आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। तुम जुल्म करो, हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के वकील आपके साथ हैं। हक सच बात करने वालों का गला घूंटा जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों पर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने की वजह से जियो और जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान को झूठे मामलों में फंसाया गया और फिर उन्हें कंप्लेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नैब के लाहौर दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। यही वजह रही कि पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में जंग जियो हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी कैंप में सहाफती और इंसानी हुकूक की तंजीमों और वकला बिरादरी ने भी शामिल होकर एक जबान में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मुजाहिरे में शरीक ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान के वफद ने मीर शकीलुर रहमान की फिलफौर रिहाई का मुतालबा करते हुए उनकी गिरफ्तारी को इंसानी हुकूक के मनफी करार दिया। जो है चीफ जस्टिस साहब
ان سے اپیل کروں گا کہ یہ جو ہے یہ ایسا آزادی صحافت پہ حملہ ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ امیر شکیل رحمان کو گرفتار کیا گیا تھا، 35-40 دن ہو گئے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلا برادری نے سپریم کورٹ سے معاملے کا سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ تک کر دیا۔ اس معاملے پر معروف قانون دان ضیاء احمد عوان نے عزم ظاہر کیا کہ آزادی صحافت کی جنگ میں وکلا برادری جنگ اور جیو کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ سپریم کورٹ کو ضرور اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کر رہی تو ہمیں ضرور سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تاکہ ہم صحافت کا گلا گھونٹنے والوں کو بے نقاب کر سکیں۔ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی کیمپ کئی ہفتوں سے جاری ہیں۔ اس احتجاج میں سینئر صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے اپنے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ میں شرکت کی اور ان کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کی بات کہی۔ وہی پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام بتایا۔ میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد رہنے کے لیے ان کی رہائی بھی ہونا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ بہت عرصے کے بعد کہ بزنس کمیونٹی کو بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا، تو وہ بزنس مین بھی ساتھ ہیں، ورلڈ میڈیا ہے وہ بھی ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم نے میڈیا کو ایکسیس آف انفارمیشن لازم قرار دیا تھا، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ بات سننا۔ پاکستانی میڈیا اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے عمران خان کی تاناشاہی پالیسیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس تاناشاہی کے خلاف اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن عمران خان کی حکومت جمہوریت کے چوتھے ستون پاکستانی میڈیا خاص کر ٹی وی چینلز اور اخبارات کو اپنی کٹھ پتلی بنانے کے لیے کبھی سرکاری اشتہارات پر روک تو کبھی مختلف پابندیوں کے ذریعے انہیں پریشان کرتی آ رہی ہے۔ نتیجتاً مالی بدحالی کے سبب پاکستان میں درجنوں مقبول ٹی وی چینلز اور اخبارات بند ہو چکے ہیں اور ان سے جڑے ہزاروں صحافی اور دیگر ملازمین نوکریوں سے برطرف ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مشکلات سے دوچار پاکستان کی صحافی برادری اپنے معاشی قتل کے لیے عمران خان کی حکومت کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کا، جہاں موجودہ حالات میں بھی اقلیتی فرقوں کی لڑکیوں کو اغوا برائے جبرن اسلام قبول کرانے کے واقعات مسلسل جاری ہیں۔ حالانکہ پاکستانی شدت پسند اور ان کی پشت پناہی کرنے والے حکمراں دنیا بھر میں اقلیتوں کے تحفظ کی دہائی دیتے نہیں تھک رہے، لیکن پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کے دور حکومت میں اقلیتی ہندو، سکھ اور عیسائیوں کی معصوم لڑکیوں کو جبرن مذہب تبدیلی پر مجبور کیے جانے کے انسانیت سوز واقعات مزید تیز ہو گئے ہیں۔ جب پوری عالمی برادری نوول کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور اسے نپٹنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے، اس وقت بھی پاکستان میں اقلیتی فرقوں خاص کر ہندو لڑکیوں کے ساتھ اغوا برائے جبرن مذہب تبدیل کرانے کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس سچائی کی عکاسی پاکستان کے سندھ صوبے میں 2 ہندو لڑکیوں کے اغوا برائے جبرن مذہب تبدیلی کے واقعات سے منظر عام پر آئی۔ سدھی اور شمع نامی 2 ہندو لڑکیوں کو اغوا پارلیمانی لیڈر پیر فیصل شاہ جیلانی کے بھائیوں کے جانب سے کیا گیا۔ علاقے میں سیاسی رسوخ رکھنے والے اس لیڈر کے بھائیوں کے خلاف جب متاثرہ خاندان شکایت کرنے تھانے گئی تو لیڈر کے دبدبے کی وجہ سے انہیں مدد ملنے کے بجائے دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے مینورٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ ہمیں پرائسائز کر رہے ہیں۔ جو ہماری دھارے جا مسلمان دھارے جے وہ ہماری لڑکی سٹھی ایک اغوا کر گئے، ان کے 2 دن بعد میں شمع ہندو لڑکی ہماری وہ بھی اغوا کی ہے۔ ابھی جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے
اور بہت جو ہمارے تک کے پیر فضل شاہ ایم این اے, پیر پیارلی شاہ ایم پی اے, ان کے جو بھائی ہے وہ دھارجوں کے ساتھ مل کر اور زوری مہذب مٹا رہے اور دھمکیاں دے رہے ہمیں, اگر آگے کرو گے تو ہم اور لڑکیاں اٹھائیں گے. ہمارے مینارٹی ہندوؤں کے ساتھ اور برادری کے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے. پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی ہندو فرقے کی لڑکیوں کو اغوا کر کے جبرن مذہب تبدیلی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں. ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ رواں سال پاکستان کے سندھ صوبے جیکب آباد شہر میں سامنے آیا تھا. جیکب آباد میں وجے کمار نامی ہندو کاروباری کی 9ویں جماعت میں پڑھنے والی نابالغ بیٹی کماری کو علی رضا 28 سال کا مسلمان نوکر اسلحہ کے زور پر جبرن اغوا کر کے لے گیا اور اس کا لاچار باپ پاکستانی حکمرانوں اور انتظامیہ سے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے گہار لگاتا رہا. علی رضا نام ہے اس کا, ساتھ کا تھا ماچھی. ہمارے پاڑے میں وہ کام کرتا تھا اور صبح کے ٹائم وہ اس کو بھگا کے لے کے آئے. اس کو ڈریس بھی پڑی ہے, اسکول کی کتابیں بھی آئے. پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کے علاوہ عیسائی اور سکھ فرقے کی لڑکیوں کے اغوا برائے جبرن نکاح کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے کورنگی علاقے میں رواں سال ایک ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا جہاں اقلیتی عیسائی خاندان کی 14 برس کی لڑکی ہما مسیح کا اغوا جبرن مذہب تبدیلی کے ذریعے نکاح کرنے کے مقصد سے کیا گیا. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس معاملے کے کئی مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک ہما مسیح کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا. ہما نام ہے اس کا, اور ہم لوگوں نے 4 نمبر تھانے میں ایف آئی آر کرائی ہوئی ہے. ابھی تک اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا بیٹی کا. ہم یہ نہیں پتا کہ زندہ ہے کہ مر گئی, ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں چلا. پاکستان کے سندھ صوبے کی اسمبلی میں 2016 میں مائنورٹیز پروٹیکشن بل منظور ہو چکا ہے. اس بل میں 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی جبرن شادی اور مذہب تبدیلی کو غیر قانونی قرار دیا گیا. لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس بل کی منظوری کے برعکس سندھ صوبے میں اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. مذہب انسان قبول کر سکتا ہے, کوئی بھی چینج کر سکتا ہے اور کوئی بھی مذہب اڈاپٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو, سمجھدار ہو. ابھی تو اس کی عمر 14 سال ہے اور 14 سال میں پاکستان کے لا کے تحت 14 سال میں شادی جائز نہیں ہے, جب تک کہ اب جو موجودہ لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, 14 سال کا 18 سال کا کوئی پروف نہیں ہے, تو آپ کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. بنیادی ہم اس پہ آتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو پاکستان میں اب منع کر دیا گیا ہے, اور جس نے یہ شادی پڑھائی ہے, جس نے یہ نکاح کیا ہے, اس کو بھی پنشمنٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کے عموماً ہر سال 1000 سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں. لیکن پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے اقلیتی فرقوں کے تئیں دکھاوے اور کھوکھلے دعووں کے باوجود فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تاہم پاکستانی حکمران اور ان کی پشت پناہی والی شدت پسند تنظیموں کے لیڈران اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کے اغواکار مسلمانوں سے جبرن نکاح اور مذہب تبدیلی کو عدالتوں میں جائز ٹھہراتے آ رہے ہیں. ایسے میں بھلا اقلیتی فرقہ پاکستان میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اقلیتی فرقہ پاکستان سے ہجرت کرنے کو مجبور ہو چکا ہے. اب بات پاکستان میں مختلف بیماریوں میں مبتلا دوسرے مریضوں کے علاج میں آ رہی مشکلات کی. ستم ظریف یہ ہے کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا بچے اور بزرگ بے وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں طبی سہولتیں نہیں مل پا رہی ہیں. اس موقع پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھتے ہیں اس پر یہ خاص رپورٹ. غربت، بے روزگاری اور تنگ دستی سے دوچار پاکستانی عوام کی مصیبتوں کی کوئی انتہا نہیں. اس وقت ایک اور آفت نے پاکستانی بچوں کو اپنی زد میں لے رکھا ہے.
वो है थैलेसीमिया का मर्ज। थैलेसीमिया एक मुज़ी मर्ज है जो कम उम्री में ही बच्चों पर हमलावर होता है और मासूम फूल खिलने से पहले ही बेरंग होने लगते हैं और उनकी आंखों में कई ख्वाब दम तोड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को खून चढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस नोवेल कोरोना वायरस को लेकर बिगड़े इस हालात में उन बच्चों को डोनर नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे पास आ रहा है कि जो ब्लड डोनेशन हैं उसमें बहुत वाज़ेह कमी आई है और थैलेसीमिया के मरीज़ों का प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर खून की किल्लत की वजह से खून की एप्रोप्रिएट जो है वो सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। तो क्योंकि ब्लड डोनेशन नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून की कमी वाक़ई हो रही है और इनकी ज़ाहिर बात है हालत के लिए ये चीज़ सही नहीं है। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग लॉकडाउन का जो है वो रखें जहन में, लेकिन उसके बावजूद ब्लड डोनेशन की सप्लाई को मेंटेन करें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी को हम बचा सकें। थैलेसीमिया एक मारूसी बीमारी है जो वालिदैन के जिनियाती खराबी के बायस आगे औलाद में मुंतकिल होती है। इस बीमारी के बायस मरीज के जिस्म में खून कम बनता है। शदीद तरीन थैलेसीमिया मेजर और कम सबसे कम शिद्दत वाली थैलेसीमिया माइनर कहलाती है। इस समय पाकिस्तान में 1 करोड़ थैलेसीमिया माइनर और 1 लाख के करीब अफराद थैलेसीमिया मेजर के रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया माइनर का मरीज कुल आबादी का 5% है, जबकि हर साल पाकिस्तान में 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को ब्लड की फराहमी नहीं की गई तो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि बच्चों की जो एक्यूरेट सप्लाई है अगर वो ब्लड की मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास बच्चों की अमवात के भी जो है वो चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन मरीज़ों में तो सिवाय इसके कि खून की सप्लाई को मेंटेन किया जाए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। फ़िलहाल अभी हमारे पास तो ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है हम किसी न किसी तरीके से बच्चों का ब्लड अरेंज कर रहे हैं और यहाँ मुस्तकिल ट्रांसफ्यूजन हो रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है आगे ये सप्लाई अगर बिल्कुल ही कट ऑफ रही तो आगे फिर ज़ाहिर बात है ये चीज़ें भी सामने नज़र आ सकती हैं। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए हालात इस वक्त काफी संगीन होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं दूर दराज देही इलाकों के मरीजों के, जिन्हें इस वक्त अस्पताल पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती बेरुखी भी इनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। तशवीशनाक पहलू ये है कि इस वक्त रज़ाकाराना तौर पर ब्लड देने वाले भी ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही अब उनकी तादाद भी कम होती जा रही है। ऐसे में इन बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। हमारे पास तकरीबन इंटीरियर सिंध से बलूचिस्तान से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो जाहिर बात है जितने दूर इंटरसिटी आपको पता है बस सर्विसेज जो है वो मुअत्तल हो गई हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रज़ाकाराना खून देने का रुझान वैसे ही बहुत कम है, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर कराची में या पूरे सिंध में अगर आप कहें कि 100 ब्लड की ज़रूरत पड़ती है पर डे, मिसाल के तौर पे, वैसे तो 1800 और 2000 ब्लड की ज़रूरत है, तो उसमें से 5 से 7% ब्लड रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरीली जिसे कहते हैं वो लोग देते हैं। और बाकी जितना भी है, चूँकि हमारी ब्रांचों का एक नेटवर्क है, ब्लड बैंक 24 घंटे चल रहे होते हैं, एक्सचेंज में ब्लड लोग दे के जाते हैं, उन्हीं से बचे हुए ब्लड से उसी को हम यहाँ पे बच्चों में यूज़ करते हैं। आपने 10 ब्लड अरेंज कराए, 4 बच गए, वो जो बचे हुए ब्लड होते हैं वो सारे इन बच्चों को जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये एक मोहलिक मौरूसी मर्ज जरूर है, मगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से और इस बीमारी के हवाले से आगाही होने पर थैलेसीमिया से बचा जा सकता है। लेकिन इस संगीन हालात में इन बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना हुकूमती बेहिसी का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में ताजिर बिरादरी की नहीं सुन रहा कोई फरियाद।
लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही पाकिस्तान में खाने पीने के सामानों में जबरदस्त इजाफे की खबर को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक दाल, सब्जियां और गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है। वहीं रोजमर्रा की चीजों के साथ आटा, चीनी और फलों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी जानिब महंगाई की मार से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में मुतबरक माह रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा किए जाने के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इजाजत दिए जाने के ऐलान के बाद डॉक्टरों की जानिब से दी गई चेतावनी को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद की सरबराही में कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि अगर लॉकडाउन में नरमी हुई तो कोरोना केसेस की शरह में जबरदस्त इजाफा होगा। डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को किसी भी सूरत हाल में इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से नोवेल कोरोना वायरस को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगले 15 रोज काफी अहम हैं और खदशा है कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतियात की जरूरत है। गौरतलब है कि पाकिस्तान फौज के कई जवान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। WHO की जानिब से पाकिस्तान के मौसर इक़दाम न किए जाने पर जुलाई के वस्त तक कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख तक पहुँचने की खबर को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान के सूबे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे निज़ाम सेहत पर नुमायां दबाव आ रहा है और अगर यही हाल रहा तो फिर पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होगा। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के शेखुपुरा शहर में घरेलू तनाजे को लेकर हुए कत्ल को अखबारों की सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक घरेलू झगड़े में शौहर ने अपनी बीवी और ससुर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुजरिम शौहर ने किसी बात पर गुस्से में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और इसमें बीच बचाव करने आए अपने ससुर का भी कत्ल कर फरार हो गया। हालांकि बाद में मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आखिर में बात नोवल कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में हुए लॉकडाउन के बाद ताजरों के सामने आ रही मुश्किलात की। लॉकडाउन की वजह से बाहर से आ रहे सामान बंदरगाह में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ताजरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह रही कि कराची प्रेस क्लब में सिंध ट्रेडर्स अलायंस की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से इन मुश्किल हालात से निकालने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोग आलमी वबा नोवेल कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोगों की अमवात भी हो चुकी है। ऐसे में इस आलमी वबा से निपटने के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने तमाम तर दावे और वादे किए, पर वो सब झूठे साबित हुए। इस वबा से निपटने में नाकाम इमरान हुकूमत ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है पाकिस्तान का मजदूर तबका और ताजिर बिरादरी। इस मौजूदा हालात में ताजिरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आने वाले उनके कई सामान कंटेनर में फंसे हुए हैं, जिससे उनकी परेशानियों में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी जरूरत की बेशुमार अशिया दरामद करता है, जो तकरीबन 1500 से 1600 के करीब आइटम्स हैं और 1500 से 1600 कंटेनर योमिया पोर्ट पर आते हैं। इससे ज़्यादा ये मैं आपको एक जो फिगर अप्रोक्स फिगर दे रहा हूँ, जो बहुत मोहताज अंदाजे से दे रहा हूँ, जो कि मेरे साथ चेयरमैन और पाकिस्तान कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन मौजूद है कि इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक,
मौजूदा लॉकडाउन की वजह से ताजरों की हर किस्म की नकल अमल पर पाबंदी है, जिसकी वजह से तमाम कंटेनर पोर्ट पर जमा हो रहे हैं, जो कि हमारे पास कुछ दिनों पहले का फिगर था जो कि 20,000 की तादाद थी, और आज की जो तादाद है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ हमें आज ये बताया गया कि सिर्फ एक टर्मिनल के ऊपर 25,000 कंटेनर मौजूद हैं। इन कंटेनर पर टर्मिनल ऑपरेटर की जानिब से डैमरेज और शिपिंग कंपनियों की जानिब से डिटेंशन चार्ज वसूल किया जाता है। अच्छा, डिटेंशन जो है वो एक 7 डेज या 14 डेज तक का एक हमारा एग्रीमेंट होता है शिपिंग कंपनी के साथ, उसके बाद वो लिया जाता है। 7 दिनों में वेव होता है या 14 दिन वेव होता है, इसके बाद पर डे के हिसाब से जो लिया जाता है। और अलमिया ये है कि जो चार्जेस लिए जाते हैं डिटेंशन के, वो पर डे एवरेज जो है $150 पर डे लिया जाता है। तो आप सोचें कि 24,000 रुपये पर डे एक कंटेनर के ऊपर इस वक्त डैमेज डिटेंशन की सूरत में हमसे लिया जा रहा है। और जो मौजूदा लॉकडाउन है आपको पता है 15 दिन तो गुजर चुके हैं, और आगे कहाँ तक जाएगा ना हमें पता है ना हुकूमत वक्त को पता है, बल्कि पूरी दुनिया की तमाम हुकूमतें जो बातें कर रही हैं वो आपको पता है कि महीनों पे जा सकता है मामला। नोटिस के बावजूद टर्मिनल ऑपरेटर्स ने इस नोटिस को ना मानते हुए डैमेज मुकम्मल माफ करने से इनकार कर दिया। मेरे मोहतरम साथी हज़रात, दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो डिटेंशन चार्जेस है, जिसके मामले में मुकम्मल अभाम है, और इस सिलसिले में अब तक कोई वाज़ेह हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम ताजिर बरादरी इंतहाई परेशान और तशवीश का शिकार है। अगर इस इबाम का हल ना निकाला गया तो कम अज़ कम मैं बहुत मोहताज अंदाजे में आपको बता रहा हूँ कि $80 लाख से लेके $1 करोड़ योमिया हमें डिटेंशन चार्जेस अदा करने पड़ेंगे शिपिंग कंपनीज को, और ये बहुत बड़े ज़र मुबादला की शक्ल में मुल्क से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी शिपिंग कंपनीज हैं ये सब फॉरेन कंपनीज हैं, इसमें कोई लोकल कंपनी नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान में रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।